हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में। दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 इतिहास विषय पर हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। और एनसीईआरटी कक्षा 6 और कक्षा 7 भूगोल विषय पर भी हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं, वो भी आपको प्ले लिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। तो जल्दी से जाइए, विजिट कीजिए और दोस्तों और सारी वीडियो को देखिए दोस्तों। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक सभी विषयों की कंप्लीट एनसीईआरटी पुस्तकों की वीडियोस मिलेगी दोस्तों। तो बनी रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सर्कल पर दोस्तों। तो आज हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान विषय। ठीक है दोस्तों, हम विज्ञान विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं अध्याय 8। इससे पहले हमने अध्याय 7 कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा अध्याय 8वां है दोस्तों। इसको देखते हैं क्या है ये। इसमें है शरीर में गतियाँ। ठीक है दोस्तों, मतलब शरीर में गति। तो मानव के शरीर में जो भी गतियाँ होती हैं उसके बारे में आज हमें पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए दोस्तों। हाँ, ये बच्चों से कह रहे हैं और जो बच्चा कक्षा 6 का है उससे बोला जा रहा है कि बिल्कुल शांत बैठिए, अपने शरीर में होने वाली गतियों को अनुभव कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहे हैं, आप समय समय पर अपनी पलकों को झपकाते ही होंगे। बिल्कुल झपकाते हैं, हर एक इंसान पलकों को झपकाता है दोस्तों। तो ये ठीक है, आगे कह रहे हैं कि श्वसन लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए दोस्तों। जो सांस लेते वक्त हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज होती हैं, गतियां होती हैं, उनका परीक्षण कीजिए दोस्तों, है ना, परीक्षण कीजिए। ठीक है, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। हमारे शरीर में जो गतियां हैं अपने आप होती हैं दोस्तों, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, है ना। ठीक है, और कुछ गतिविधियां हैं उनको हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना दोस्तों। जैसे कि हम सांस लेना है तो कुछ मिनट के लिए हम, मतलब कुछ मिनट तो नहीं, एक दो मिनट के लिए हम सांस रोक सकते हैं, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ना। और उसको सोचें कि अगर बहुत समय के लिए उसको कंट्रोल कर लें तो ये संभव है ना। ये बहुत लंबी प्रोसेसिंग के बाद हो भी सकता है, बहुत सी लोग कर भी लेते हैं, लेकिन वो भी कुछ मिनट है, घंटों में नहीं कर पाता। आज तक दोस्तों किसी ने भी मतलब घंटों में अपना सांस नहीं रोक पाया, है ना। तो ये मतलब एक एक्टिविटीज़ के बारे में बात चल रही है, इसलिए मैंने बताया ये। ठीक है, और भी हैं, जैसे कि मतलब पलकों को आंखें बंद करना, ये भी एक्टिविटी है। पलकें झपका रहे हैं हम, उसको भी रोक सकते हैं, है ना। तो ये भी प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, और भी एक्टिविटीज़ हैं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे भूखना लगना, है ना। और अपने हाथों को मतलब मुट्ठी बांध कर रखना है, और भी मतलब जो कुछ भी सामान्य है जिन पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत सी एक्टिविटी है जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे धड़कन है हमारी, हमारी नाड़ी है, जो नाड़ियाँ जो चलती हैं, धमनियाँ, उनको नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, और अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते दोस्तों। ये बहुत लंबी ऐसे कह सकते हैं, लंबी प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है बहुत से काम, है ना। आगे देखिए क्या करें। तो यहाँ पे गतियाँ निरंतर होती रहती हैं। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। तो मन और हाथ पैर का जो शरीर पे हाथ गति करते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी शरीर में जो पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे, वो भी कार्य करते हैं। ठीक है, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो कौन तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। तो ये गर्दन है, और हमारा मन भी गति करता है दोस्तों। मतलब मन से ही तो हम सोचकर किसी चीज़ को देखते हैं, तो ये बता रहे हैं ऐसी चीज किसी चीज को करती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है दोस्तों, है ना। जैसे कि हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं तो गर्दन काम कर रही है ना, सिर काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। और आगे क्या करें, कोई ना, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय से विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, है ना। तो ये बच्चों से बोला जा रहा है, आप मतलब जो अपने शरीर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, किसी के भी शरीर में, वो किस प्रकार होती हैं ना, उनके जो अलग अलग उदाहरण है उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अम, अ, जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप हाँ, यहाँ तक हो गया था। आइए अपने
मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करते हुए सारणी 8.1 भरते हुए यह देखते हैं कि यहाँ पे कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अपने मित्रों को, टीचरों को और अपने माता पिताओं की मदद लेकर ये मतलब ये सारणी है, इसको भरना है। ठीक है दोस्तों, मैं नहीं भरना, ये हमारी काम की नहीं है, बस देखने को बता रहे थे हम। ठीक है, आगे देखते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कुछ ढंग हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी जीव जंतु है दोस्तों प्रकृति में पाए जाती हैं, ये सब किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाती हैं। तो वो चल कर, टहल कर, दौड़ कर, उड़ कर, छलांग मार कर, रेंग कर और तैर कर। ठीक है दोस्तों, तो ये चलकर इंसान जाता है और भी जीव जंतु गाय भैंस भेड़ बकरी ये सब जाती है ना। और टहलकर भी इंसान जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी जाती हैं दोस्तों, है ना। दौड़कर कौन कौन जाता है, तो शेर चीता हिरन वगैरह ये भी दौड़कर जाते हैं, खरगोश वगैरह हैं, चूहे हैं, बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, ये सब दौड़कर जाती है। इंसान भी दौड़कर जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी ये भी दौड़कर जाती है। ठीक है, उड़कर कौन जाता, उड़ हाँ, दौड़ चलना टहलना ये भी एक ही बात है। ठीक है, और उड़कर कौन कौन जाता है, तो उड़कर पक्षी जाते हैं, जितने भी पक्षी हैं दोस्तों उड़कर जाते हैं। बहुत सी पक्षी हैं दोस्तों कम दूरी तक उड़ पाते हैं, लेकिन वो भी उड़कर ही जाते हैं, ठीक है ना। और देखिए छलांग मारकर कौन जाता है, तो बंदर है, जितनी भी बंदर की प्रजातियां हैं दोस्तों, लंगूर बंदर है ना, तो ये कंगारू है दोस्तों, ये भी छलांग मारकर ही जाता है ना। और देखिए रैंक कर कौन जाता है, तो जितने भी सरीसृप हैं दोस्तों, ये छिपकलियां हैं, बिच्छू, कॉकरोच और ये जितने भी सर्प वगैरह हैं, सर्प की जितनी भी प्रजातियां हैं, ये सारी रैंक कर जाती है दोस्तों, है ना। और और भी आप सोच सकते हैं कौन कौन रैंक कर जाने वाला जीव जंतु है। ठीक है दोस्तों, और देखिए तैरकर कौन जाते हैं, तो जितनी भी मतलब समुद्री जीव है दोस्तों, मछलियां हैं, है ना। और मगर भी दोस्तों तैरता है, रेंगता भी है दोस्तों, है ना। और और भी जितने भी जीव जंतु हैं पानी में पाए जाने वाले, ठीक है, वो तैर कर जाते हैं इत्यादि इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। ठीक है दोस्तों, ये ढंग यानी तौर तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है, तो क्यों है दोस्तों, तो विविधता इसलिए है क्योंकि उनकी मतलब शारीरिक बनावट और उनकी जो उनके शरीर में जीन्स होते हैं वो उनकी शरीर को इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों, है ना। और भी उनकी मतलब जो गुण होते हैं दोस्तों उनके आधार पर। ठीक है दोस्तों, और मुख्यतः इसमें क्या वजह है, तो उनकी शारीरिक बनावट ही काम करती है। ठीक है दोस्तों, क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगते हैं और मछलियाँ तैरती हैं, तो उनकी शारीरिक बनावट है दोस्तों, उनकी जो प्रजाति का गुण है दोस्तों, प्रजातीय गुण को बोलती है जैसे उसकी वजह से। ठीक है, 8.1 मानव शरीर है वो उसकी गतिविधियाँ हैं दोस्तों, 8.1 ये ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, मानव की गतियाँ देखते हैं। जंतुओं की विधियाँ जंतु की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। जो जंतु हैं उनकी जो गतियां हैं उनको ध्यानपूर्वक देखने से पहले अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान देते हैं। देखते हैं, क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आता है, जो शरीर में जो स्कूल में जो शुरुआत में जब स्कूल जाते वक्त बच्चे पहुंचते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो कुछ व्यायाम करवाते हैं टीचर लोग। ठीक है, तो वो करने में अच्छा लगता है, तो बच्चों से पूछ रहे हैं। ठीक है, व्यायाम करते समय आनंद आता है, विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने में योग्य है, हम उनकी उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, है ना। ये कह रहे हैं कि हमारा शरीर जो जो गतिविधियां कर सकता है उनको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों से बोला जा रहा है। एक काल्पनिक विकेट एवं काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए दोस्तों। काल्पनिक यानी कि ना ही हमें मतलब बल्ला पकड़ना है और ना ही हमें बॉल पकड़नी है दोस्तों, बस अपनी मतलब उसको जो वो एक्टिविटी है उसको दोहराना है ना, काल्पनिक यानी कि मन में ही करना है। ठीक है दोस्तों, आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं, मन में ही ये सब करना है, बॉल फेंकना है मन में ही, बल्ला चलाकर दौड़कर विकेट लेना है। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसके क्या आप इसे अपनी कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं, बिल्कुल घुमाते हैं दोस्तों। क्या आपका कंधा भी गति करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुल्हे की चारों ओर घुमाइए, पैरों को कुल्हे की चारों ओर यानी कि जो लेट बैठ के पीठ के बल
लेटने के बाद जैसे कि कोई भी है पेट के बल लेट जाता है, फिर वो अपनी कमर को घुमाए, तो ये मतलब काल्पनिक करना है सब, ठीक है। इस प्रकार पैरों को घुमाने में घुटने से मुड़िए, अपने हाथों को अपनी पास से सीधा तानिए दोस्तों। यहाँ तो मतलब एक्टिविटी करना है, ठीक है दोस्तों। कोहनी को मोड़ना है, पैरों को घुमाना है, अपने हाथों को अपने पास से सीधा सीधा तानना है दोस्तों। तो मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बच्चों से बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए दोस्तों। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए दोस्तों। जैसे मतलब हम अपनी कंधे को मतलब अपने हाथ से कंधे को छूना है दोस्तों, तो दोनों हाथों से। तो ये एक्टिविटीज करिए दोस्तों, है ना। अपने अपने हाथों को कौन सा भाग मोड़ा है, अपने हाथों को कौन सा भाग मोड़ा है, तो कोहनी से मोड़ती है ना, वो कोहनी और पंजा मोड़ा जाएगा, तभी तो कंधे को छू पाएगी दोस्तों। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सी बच्चे कर भी लेते हैं, बहुत सी हैं जो नहीं कर पाते हैं ना, या उन्हें समझ में नहीं आता तो नहीं कर पाते होंगे। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों की गति करने का प्रयास कीजिए तथा परीक्षण की 8.2 में नोट कीजिए दोस्तों। ये बच्चों से बोल रहे हैं ये सब, ये एक्टिविटी करके और इसमें नोट करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हमें नहीं लिखना। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं? क्योंकि वो हमारा उस हिस्से में हमारे वो जॉइंट होते हैं दोस्तों, जॉइंट की वजह से हम अपनी उन हिस्सों को घुमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं दोस्तों। कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं, जैसे गर्दन को हम दोस्तों पूरा मतलब चारों ओर नहीं घुमा सकते, जैसे और जीव जंतु घुमा लेते हैं ना, ठीक है, वैसे नहीं घुमा सकते, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि अपने हाथों को उल्टा नहीं घुमा सकते, जैसे कि हम अपनी कंधे को छू सकते हैं और उसी दिशा में उसको विपरीत दिशा में घुमा दे नहीं घुमा पाएंगे। अपनी पैरों को जितना एक उसकी लिमिट है उसी दिशा में घुमा सकते हैं, उसके बाद नहीं घुमा पाते। तो ये बात है दोस्तों, है ना। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं दोस्तों? ये हमारे शरीर की जो जोड़ों पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्रियाकलाप एक एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखते हुए रखिए, जिससे आपकी इस कोहनी पैमाने के मध्य में रहे दोस्तों। इस प्रकार ये देखिए, क्या आप अपनी भुजा मोड़ पाएंगे? नहीं मोड़ पाएंगे दोस्तों। क्यों नहीं मोड़ पाएंगे? क्योंकि वहाँ एक जॉइंट लग गया है, यानी कि हमारे हाथ दोनों ओर बंध गए और वहाँ पे फिर उसमें हमें बल लगाना पड़ेगा, और फिर भी असंभव होगा ये, है ना। अगर अच्छे से बना है तो असंभव भी होगा, ठीक है। अगर हल्का फुल्का बना है तो टूट कर वो मतलब मुड़ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अपने मित्र के पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। आप अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए कि आप इसे मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाएंगे दोस्तों, है ना। ये बच्चा कर रहा है, नहीं मोड़ पाएगा, ठीक है। वैसे उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है दोस्तों, फिर भी हम इसको पढ़ ही रहे हैं क्योंकि इसमें इससे भी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों के लिए। शायद कोई हमारा स्टूडेंट भाई बंधु मित्र या दोस्त का भाई बंधु कोई मित्र हो, ठीक है, वो उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो, है ना। और वैसे भी ये मतलब महत्वपूर्ण होती ही है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्या आपने ध्यान दिया कि हम अपने शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो बोल रहे हैं ना, जो मैंने बोला जिस जगह पर हमारे जो शरीर में जॉइंट होते हैं वहीं से मोड़ सकते हैं या घुमा सकते हैं दोस्तों, है ना। मोड़ना घुमाना दोनों अलग अलग प्रक्रिया हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखा है क्या क्या है। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन क्या आप ऐसी कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं दोस्तों। नाम बता सकते हैं, है ना। तो नाम पूछ रहे हैं कि इनके अलावा कौन कौन से स्थानों को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन स्थानों को संधि कहते हैं दोस्तों। जिन जो स्थान होते हैं हमारे शरीर में कोहनी है, ज्वाइंट वगैरह है, उनको क्या कहते हैं? संधियाँ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या आगे क्या कह रहे हैं, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? तो दोस्तों नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? तो हमें दिक्कत होती बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि वो मजबूत जो हिस्से होते हैं वो जॉइंट बिना जॉइंट के मुड़ नहीं पाते, ठीक है। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? तो वो हमारे शरीर का जो मसल्स होती हैं वो, और हमारे उसके ऊपर जो अ, चमड़ी होती है उसकी वजह से हमारा ये शरीर ढका हुआ होता है। और भी जो हड्डी में जो जॉइंट्स होते हैं वो भी उनको सपोर्ट दिए होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, गंदे के पीछे, हाथ पैर, अंगुली एवं पान
पांदा गुलियों को दबाइए दोस्तों। पांदा गुलियाँ क्या होती हैं तो दोस्तों ये मतलब जॉइंट होती हैं दोस्तों, ठीक है, शरीर में। और ये मतलब शरीर की वो महत्वपूर्ण हिस्से होती है जो हमारी हाँ इनको हाथों को घुमाने में और मोड़ने में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। आगे कहना है क्या आपको आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगलियां सॉरी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं? बिल्कुल महसूस होगा, क्योंकि वो हमारी शरीर में जो मांस होता है, जो मसल्स होती हैं वो दोस्तों वो महसूस कराती हैं कि आज हमने किस चीज़ को टच किया है, आज हमने मतलब अभी हम किस चीज़ को टच कर रहे हैं, लोहे को, पत्थर को, लकड़ी को, या किसी जल को, या किसी अन्य चीज़ को, ठीक है दोस्तों, तो हमें एहसास कराती है। आगे कह रहे हैं ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए, अपने शरीर में अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए, ठीक है। इतनी सारी अस्थियां जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, सॉरी क्या कह रहे हैं, दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को किसी कैसे मोड़ लेते हैं? क्योंकि दोस्तों हम अस्थि को नहीं मोड़ पाते और कोहनी को इसलिए मोड़ लेते हैं क्योंकि वहाँ जॉइंट है, आपको बताया, ठीक है। इसमें आगे जी क्या कह रहे हैं कि जब अस्थियों को, हाँ यहाँ तक हो गया। हाथ के ऊपर ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। कह रहे हैं कि हाथ की ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक कोई भी लंबी अस्थि नहीं होती दोस्तों। क्या अस्थि मतलब जॉइंट, ठीक है। अस्थि यानी कि जो हड्डी होती है, जो मतलब जो हिस्सा होता है वो नहीं होता। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं दोस्तों। अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अस्थि यानी कि वो मसल्स के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर की अनेक हिस्सों में भी अस्थियां हैं। अस्थियां यानी कि वही मसल्स, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या डुला नहीं सकती जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो वहाँ मतलब जहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, तो कह रहे हैं कि हम किसी स्थान को मतलब जो स्थान पर अस्थियां वगैरह मिली हुई थी वहाँ पे हम मतलब हिला डुला नहीं सकते। ऐसा मतलब ये नहीं कहना है, इसका तात्पर्य ये है कि शरीर की कैसी उसी स्थान पर हिला या झुला नहीं सकती जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। तो जैसे कि हमारा जो कोहनी को ही ले लीजिए, कोहनी को हम चारों तरफ क्यों नहीं घुमा पाते? कोहनी को घुमा नहीं पाते क्योंकि उसमें जॉइंट होते हैं, तो वो उसको घूमने से रोकते हैं, उसको मतलब उसमें एक बाधा डालती है, ऐसा यूँ कह सकते हैं। लेकिन सब मोड़ सकती है, हिला डुला नहीं सकते, जैसे गर्दन की तरह नहीं उड़ा सकते। गर्दन की तरह कोहनी को नहीं घुमा सकते है ना, ये कहने का तात्पर्य ये है। विभिन्न गतिविधियों में एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में क्या होती है तो संधियाँ यानी जॉइंट, ठीक है दोस्तों, जॉइंट होती है हमारे शरीर में। आइए इन उनमें से कुछ के बारे में जानें, तो कुछ के बारे में जानते हैं। देखिए, ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण। अब हम यहाँ से फैक्ट निकलने वाले हैं दोस्तों। क्रियाकलाप 2, कागज की जी कंदुक खल्लिका संधि, ये इसे कंदुक खल्लिका संधि कहते हैं दोस्तों। क्रियाकलाप 1, कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। कागज की एक पट्टी को बेलन और सिलेंडर की तरह मोड़िए दोस्तों। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में मतलब किसी की सहायता से उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए दोस्तों, जैसा कि चित्र 8.2 में दिखाया गया है दोस्तों। एनसीईआरटी में क्या होता है कि हर चीज़ उदाहरण के रूप में और चित्र के रूप में दिखाई जाती है, ठीक है, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए इस प्रकार बता रहे हैं, कागज का बेलन कंदुक खल्ली का संधि कहते हैं इसे, ठीक है। तो इस प्रकार करने को बोल रहे थे यहाँ पर। कहाँ है, ठीक है, ये अ, गेंद यहाँ पे करना कि जैसा कि चित्र 8 में दर्शाया गया है। आप कागज की बेलन को गेंद पर ही चिपका सकते हैं दोस्तों। ये कागज का बेलन जो है इसको गेंद पर चिपका दें। ये देखिए यहाँ ऊपर चिपका रहे हैं, कटोरी है, गेंद है, कागज का बेलन है दोस्तों, ठीक है। ये चिपकाया गया है, ठीक है दोस्तों। ये इधर पर चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए गेंद को एक कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? नहीं घूमेगी। क्या कागज का बेलन भी घूम रहा है? हाँ बिल्कुल घूमेगा। अकेले अगर सोचा जाए कि कागज ना घूमे और गेंद अकेली घूमे तो ऐसा मुश्किल है, ठीक है, ठीक है।
अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद उसका एक सिरा है। कटोरी कंधे की उस भाग के समान है जिसमें आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धसा हुआ है। चित्र 8.3 में ये देखिए इस प्रकार 8.3 कंदुक खल्लिका ये संधि है दोस्तों। ठीक है, ये जांघ की अस्थि के बारे में बता रहा है। ये कंदुक खल्लिका संधि है। श्रेणी शुरू उड़ी अस्थि। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार हमारी जांघों की हड्डियों में ये जुड़ा रहता है। ठीक है, पैर या वो जांघ का ऊपर का जो फीमर वाला हिस्सा होता है, फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों जांघ हमारे शरीर में। ठीक है, कह रहे हैं इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में हमें गति प्रदान करती है। क्या आप इस गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं दोस्तों? इस अनुभाग की प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए दोस्तों। जो मतलब इस कंदुल खल्ली कह रहे हैं, जो कंदुक खल्लिका संधि है इसकी और भी उदाहरण है क्या हमारे शरीर में, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए ये दूसरी संधि है दोस्तों, धुराग्र संधि। दोस्तों धुराग्र संधि की कहाँ है शरीर में, तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है दोस्तों। ये देखिए कितना महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारी गर्दन में है, जो गर्दन हमारी घूमती है चारों ओर, लेकिन हाँ मोड़ मोड़ भी सकते हैं उसको, लेकिन ये यूँ कहें कि मतलब चारों ओर मोड़ने तो नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो धुराग्र संधि है दोस्तों हमारी गर्दन में। ठीक है दोस्तों, चित्र 8.4 में देखिए, यहाँ पर 8.4 चित्र दिखाया गया है दोस्तों। ये धुराग्र संधि है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में बता रहा है। ये सिर है, ठीक है, कंकाल है दोस्तों ये। ठीक है, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इस गतियों इन गतियों की को करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ठीक है, घुमाना, गर्दन को चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बोल रहे हैं बच्चों से। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है, इसे कंदुल खल्लिका संधि कहती हैं। तो दोस्तों काफी भिन्न है दोस्तों, क्योंकि इसको घुमा सकते हैं, उसको घुमा नहीं सकते थे। ठीक है दोस्तों, उसको घुमाने के लिए थोड़ी मतलब थोड़ी इसमें से मतलब अंतर है। बाकी आप समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। द्वारा जिसकी कंदुल खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं दोस्तों। जो हाथ है ना, हाथ भी हम यहाँ पे जो जांग का जो फीमर एरिया बताया था वो उसको भी घुमा सकते हैं लगभग। और हम जो कंधी का जो हिस्सा होता है हाथ को चारों ओर घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो ये भी कंदुल खल्लिका की संधि के द्वारा ही जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, धराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ली में घूमती है दोस्तों, है ना। बेलनाकार संधि एक छल्ली में घूमती है। ठीक है दोस्तों, तो इनमें काफी अंतर है, लेकिन इसको मतलब ऐसा चाहे चारों ओर घुमा ले तो नहीं, जबकि हाथों को हम चारों ओर घुमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहे हैं कि हिंज संधि दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है हमारे शरीर में, तो देखिए घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, उसकी इसकी कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए, यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है दोस्तों। जो है हिंग हिंज संधि है दोस्तों, ये हिंज संधि वो हमारे शरीर में किस प्रकार काम करता है, तो हमारी जो गेट होता है, गेट में जो वो लगा रहता है क्या, तो कब्जा होता है ना, तो उस प्रकार काम करती है। ठीक है दोस्तों, हिंज संधि। आगे देखिए क्रियाकलाप के बारे में देख रहे हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटी कागज अथवा गत्ते का एक बिलल सिलेंडर बनाइए। कागज के गत्ते का बेलन का सिलेंडर है ना, कागज का या गत्ते का या ठीक है सिलेंडर या टाइप का बेलन बनाइए। ठीक है दोस्तों, चित्र 8.5 में दिखाया गया है। ये कहाँ है, ये देखिए। ठीक है, ये हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। ठीक है दोस्तों, बनाइए। आगे कह रहे हैं कि चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज की बेलन के मध्य छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए दोस्तों। उसमें छेद कर लिया, बेलन का गत्ता ऐसा बना लिया, मतलब बेलन जैसा बना लिया। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, तो उसमें गत्ते का एक मतलब उसके बीच में छेद करके एक पेंसिल लगाना है दोस्तों। ठीक है, गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसमें मोड़ दीजिए और ऐसा बना दीजिए कि वो एक आधा बेलन बन जाए। ठीक है दोस्तों, जिस पर दूसरे बेलन की सरलता से घुमाए जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। क्या हो सके, तो जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। ठीक है, आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। जो आधा बेलन है ना, उस पर रखा हुआ पूरा बेलन के कब्जे की भांति है। देखो दोस्तों, इस प्रकार बता रहे हैं, इस प्रकार वो करने को बोल रहे हैं। ठीक है, कब्जे की भांति है। ठीक है,
घुमाया जैसा। ठीक है, यहाँ तक हो गए थे। ठीक है, कब्जे की बात थी कहाँ तक? यहाँ ठीक है। पेंसिल लगी बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जो पेंसिल लगा बेलन है उसको चलाने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाई गई कंदुल खल्लिका संधि गति से किस प्रकार बन रही है? तो देखिए है ना, ये भी इसमें भी काफ़ी भिन्नता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्रियाकलाप एक में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी है। कोहनी में जो गति होती है दोस्तों वो इसी प्रकार की गति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो कुछ हमने बताया था वह एक हिंज हिंज से भिन्न है दोस्तों। ठीक है, घुटने की हिंज संधि दोस्तों, ये घुटने में जो संधि होती है, घुटने को मोड़ लेते हैं और कोहनी को मोड़ लेते हैं, तो वो ये हिंज संधि की माध्यम से होती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब बाकी आप समझ रहे होंगे क्या कहना है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे की और पीछे ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 8.6। क्या आप ऐसी संधि की कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं दोस्तों? तो हमारी उंगलियों में भी जो जॉइंट होते हैं, दो जॉइंट होते हैं ना, तो तीन मतलब तीन पार्ट लगे होते हैं और जॉइंट जॉइंट दो होते हैं, तीन। तीसरा जॉइंट हमारी गद्दी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि जैसे केवल आगे और पीछे ही घुमाने, क्या हमारे शरीर में और भी होते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, ये अचल संधि के बारे में दिख रहे हैं, तो बिल्कुल है दोस्तों, ये इनके उदाहरण तो काफ़ी भी हैं, काफ़ी हैं। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए अचल संधि। अचल संधि हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की। जो हमारे सिर में जो अस्थियां हैं दोस्तों, उनमें कुछ ऐसी संधियां हैं जो हमारे शरीर में और अन्य प्रकार की जो संधियां थी जो हमने अभी आगे पढ़ी थी, तो वो सॉरी ऊपर पढ़ी थी, तो उनसे किस प्रकार भिन्न है। तो दोस्तों ये बता रहे हैं कि अचल संधियां एक्टिविटीज़ नहीं करती दोस्तों। ठीक है, ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती दोस्तों, हिल नहीं सकती। यानी कि जो जी संधियां हैं, अचल संधियां, ये हिलती नहीं है। हमारे शरीर में हड्डियां जुड़ी हुई हैं सिर में, तो वो हिलती नहीं है। ठीक है, तो ये वो काफ़ी मजबूत जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं जब आप अपना मुंह खोलते हैं या आप तो आपके अपने निचली जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। ठीक है, जब आप अपने मुंह को खोलते हैं तो अपने सिर सिर मतलब निचले जबड़े को सिर से ऊपर ले जाते हैं। यानी कि वो तो ऊपर ही रहता है सिर, और ये नीचे वाला हिलता है। ठीक है, तो ऊपर वाला नहीं हिलता, ऊपर वाला अपनी जगह पे स्थिर रहता है और नीचे वाला हिल जाता है। ठीक है, प्रयास कीजिए अपने ऊपर जबड़े, क्या करें, निचली जबड़े से दूर ले जाते हैं। मुंह खोलते हैं तो आप अपनी निचली जबड़े को सिर से ऊपर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आपने इसे गति दे पा रहे हैं, दे पाते हैं? ऊपरी जबड़ी जबड़ी एवं कपाल की मध्य अचल संधि है दोस्तों। ऊपरी जबड़ा होता है दोस्तों, और और क्या, और कपाल, कपाल यानी हमारे दोस्तों मस्तिष्क को, यानी सिर वगैरह के हिस्से को कहते हैं दोस्तों, सिर को ही कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, सिर को कपाल कहते हैं, तो उनके मध्य अचल संधि है दोस्तों, यहाँ इसीलिए वो हिलती डुलती हैं बहुत ही कम मात्रा में। यानी कि जो सिर में जो हड्डियां होती हैं, जॉइंट होती हैं, वो नहीं हिलती। ठीक है, और बाकी उनमें सब कपाल संधि की अचल संधि के माध्यम से ये जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं हमने केवल कुछ ऐसी संधियों की ही चर्चा की है जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है दोस्तों? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यानी कि जो हमारे शरीर में आकृतियां हैं उन्हें कौन प्रदान करता है, कौन बनाता है, कौन कैसे क्या करता है? यदि आप ये गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले से क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे, है ना? जब आप बच्चों से कह रहे हैं कि जब आप गुड़िया बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका उसका कंकाल बनाएंगे, यानी कि ढांचा, है ना? आगे कह रहे हैं कि अ, क्या आप ऐसा नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं दोस्तों, जिस ढांचे को कंकाल कहते हैं दोस्तों। चित्र 8.7 में देखें, है ना? तो ये 8.7 कहाँ है दोस्तों? ये देखिए, ये हमारा शरीर का कंकाल है ना? जैसा कि हम सब जानते ही है ना, मानव कंकाल। ठीक है, आगे यहाँ कह रहे हैं कि ये इधर नीचे हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? कैसे जानते हैं?
क्योंकि हम पहचानते हैं, हमने मतलब किताबों में पढ़ा है ना, और कहीं-कहीं मतलब और भी जगह टीवी में, मोबाइल में और अन्य जगह देखा है दोस्तों, है ना। और हमने मतलब जैसे हमें मतलब क्या कहते हैं, डॉक्टर वगैरह क्लिनिक वगैरह की जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हमने देखा है दोस्तों। और भी ये कहीं-कहीं मतलब फ़ोटो चित्र अन्य जगह पर देखा है, यानी कि हमें उससे परिचित हम उससे परिचित हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृतियों के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर की कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों को उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उसका अनुभव करते हैं दोस्तों, हाँ। हमें उनके बारे में कब पता चलता है, तो हम अनुभव करते हैं तब, ठीक है। जब हम उनका अनुभव करते हैं, एक्स-रे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अगर एक्स-रे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जो एक्स-रे की अस्थियां हैं उनसे एक्स-रे का जो चित्र होता है उसमें हमें शरीर की सारी कठोर अस्थियों का पता चलता है ना। एक्स-रे के माध्यम से तो ये चित्र निकाले जाते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार में किसी सदस्य का एक्स-रे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्स-रे करवाते हैं दोस्तों, जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्स-रे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है ना। तो जब कभी देखे तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में, घर परिवार में किसी की चोट लगती है या किसी हड्डी वगैरह में कहीं ज़्यादा मतलब कोई टूट फूट हो जाती है, तो उसको एक्सरा करने को बोलते हैं डॉक्टर। तो क्यों करते हैं? ताकि वो शरीर में उन अंगों को देख सकें जहाँ पर क्षति हुई है या टूट फूट हुई है, ताकि वो उसी हिसाब से उसका जोड़ सके, उसी हिसाब से उसका इलाज कर सके, है ना। तो ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अपने हाथ को अग्र एवं ऊपरी भाग तक तथा पैर की निचली एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए दोस्तों। तो हमें अनुभव करना है अपने हाथ की आगे की एवं ऊपरी भाग तथा पैर की निचली एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव करें। मतलब अस्थि यानी कि अपने हाथ की हड्डियों के बारे में सोचने के बारे में बोले, अनुभव करना है कि कैसी होती होगी। ठीक है। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। आपने अपनी घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्स-रे चित्र से एक्स-रे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थि की संख्या ज्ञात कीजिए। चित्र 8.8 में देखिए दोस्तों, ये होता है। ठीक है। ये अस्थियां हैं दोस्तों। टखने एवं घुटने की संधियों की एक्स-रे दोस्तों, ये ऐसा एक्सरा होता है दोस्तों। इसमें बताया जाता है कि यहाँ पे ये हड्डियां हैं और अगर किसी में टूट फूट है तो वो भी दिखा देती है ना। तो आपने देखा ही होगा घर पर कहीं ना कहीं। ठीक है। अपनी अंगुलियों को मुड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मुड़ सकती है दोस्तों? बिल्कुल मुड़ सकती है। हमारी अंगुलियों में जितना भी जॉइंट है, जितनी भी जॉइंट है दोस्तों, जितना भी मतलब वो क्या कहते हैं, जोड़ है। ठीक है। हम वहाँ से उनको मोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? मध्यमा में यानी कि अपनी उंगली की बीच की उंगली में कितनी अस्थियां हैं? तो बोल रहे हैं कि लगभग 3 या 4 होती हैं। और बाकी वो जॉइंट होते हैं, उन्हें नहीं गिना जाता। ठीक है। तो 3। अपनी हथेली के पिछली भाग का स्पर्श करने का अनुभव कीजिए दोस्तों। अपनी हथेली के पीछे के भाग को अनुभव करें। क्या इनमें अनेक अस्थियां हैं? बिल्कुल। चित्र 8.9। क्या आपकी कलाई लचीली है? तो दोस्तों इस प्रकार की बोल रहे हैं हाथ की अस्थियां दोस्तों। ठीक है। ये हाथ की अस्थियां कितनी होती हैं? तो 3। ये यहाँ पर आके हमारे गद्दी से मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है दोस्तों, ऐसी जिन्हें कार्पेल कहते हैं दोस्तों। ये जो गद्दी होती है, सॉरी अस्थियां होती हैं छोटी छोटी, इन्हें कार्पेल कहते हैं। छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती हैं जिन्हें कार्पेल कहते हैं। ठीक है। यदि यदि इनमें इनमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता है? हमारे हाथों में यदि एक ही अस्थि होती, एक ही मसल्स होती दोस्तों, तो क्या होता? हमें सामान को उठाने में, ले जाने में, पकड़ बनाने में, किसी भी चीज़ को पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है ना। लगभग ना असंभव होता वो कार्य ना। क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपनी बच्च एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों को अनुभव कीजिए दोस्तों। अपने शरीर में मतलब सांस लीजिए और थोड़ी देर रोकिए और अपनी मतलब पीठ पर या मतलब अपने बच्चे यानी कि सीने पर दबाकर देखिए। उसमें हड्डियां दिखेंगी दोस्तों, महसूस होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे चारों ओर फैली हुई। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जिनमें पसलियों को बच्चे की अस्थियां कहती हैं। अस्थियों को
आप गिन सकती हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि आप इन हड्डियों को गिन भी सकती हैं, बशर्ते आप अपने शरीर में मतलब अ, ठीक से फोकस कर सकें। और दूसरी बात, आप यदि आपके शरीर में फैट की मात्रा कम होगी तो और भी आसानी से गिनी जा सकती है ना। तो ये दोस्तों, ये थोड़ी, जैसे कि कोई कमज़ोर बच्चा होता है, वो उसके शरीर में तो जब उसके कपड़े मतलब उसके शरीर से कपड़े हटा दिए जाएँ, मतलब बिल्कुल नंगा ना किया जाए दोस्तों, सॉरी ये शब्द मैंने यूज़ किया। मतलब उसकी जो सीने से उसके मतलब सीने से कपड़े हटा दिए जाएँ जितने भी हैं, तो वो देखेंगे आप कि वो अ, उसमें उसके शरीर में जो कमज़ोर बच्चा होता है उसके शरीर में हमें दिखती हैं पसलियाँ सारी की सारी, है ना। और अगर किसी के शरीर पे अधिक फैट है तो उस नहीं दिखेंगी ना, तो फैट में दब जाती है, ठीक है। आगे देखिए चित्र 8.10 को ध्यान से देखिए। 8.01 को, सॉरी 10 को इस प्रकार है, देखिए ये वाला पसलियाँ पिंजर दोस्तों। ऐसे पसलियों को पिंजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिंजरे की आकार का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसको पिंजर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी से कोई पिंजर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, और बच्चे की अस्थियों की तुलना अपनी उपयुक्त अनुभव से कीजिए दोस्तों। जो अपनी गहरी सांस लेकर उसको रोक कर उस अपने शरीर पर हाथ फेर कर अपने हाथों से हाथ फेरते हुए देखते हैं, मतलब हाथ से महसूस करते हैं, हाथ को टच करके स्पर्श करके देखते हैं, तो क्या हमें ऐसा ही दिखता है? बिल्कुल ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन मतलब लगेगा कि हाँ ऐसी ही अस्थियां हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, आगे ये पिंजर पर हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं भी बच्चे की अस्थियां एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करती हैं दोस्तों। बक्से बक्से की संरचना कैसी? तो मतलब एक पिंजरे का आकार बनाती है, बक्सा नहीं कह सकती, बक्सा एक अलग प्रकार का होता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अम, इन शंकु रूपी बक्से को इस शंकु रूपी बक्से को, मैंने बक्सा ही है दोस्तों, मतलब बक्सा नाम दे दिया है, लेकिन उसका आकार कैसा है? शंकु। शंकु यानी कि एक शंकु होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उस प्रकार बता रहे हैं, शंकु रूपी बक्सी को पसली पिंजरे कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं दोस्तों, ठीक है, पसली पिंजर, ठीक है। आगे कह रहे हैं बच्चे की दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं, हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इनमें सुरक्षित रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि 12 पसलियां होती हैं हमारे शरीर में, कुल कुल 12, यानी कि 12 जोड़ी होती है, 12 लेफ्ट साइड में, 12 राइट साइड में, ठीक है दोस्तों। तो ये, और इनमें क्या होता है, तो हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे कि लीवर है, हमारे शरीर का जो स्टोमच यानी पेट है, जो हमारे शरीर में जो दिल है, हमारे शरीर में जो किडनीज वगैरह है, वो यानी शरीर के अन्य अन्य भाग वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये और भी भाग होते हैं, आप फिर उनके मतलब बाद में आगे देखेंगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। अपनी अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मुड़कर झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए दोस्तों। तो बिना मुड़ के घुटने मोड़े पैर की उंगलियों को झुकने को कहिए दोस्तों। यहाँ ये इस चीज़ के बारे में फोकस किया जा रहा है, ठीक है, इससे ये रीढ़ की हड्डी के बारे में, ठीक है। क्या यह चिकनी क्या यह चिकनी समतल अथवा अखंड है? क्या, तो उंगलियों को छूने को कहिए, पाँव की उंगली। अपनी उंगलियों को अपने मित्रों की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। क्या कह रहे हैं कि अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके, कह रहे हैं कि अपनी मित्र की अ, अपनी अपनी अपने मित्र की गर्दन से आरंभ करके उसकी पीठ तक नीचे की ओर ले जाइए अपनी उंगलियों को। मतलब कह रहे हैं कि जो अपनी जो, अगर आपका कोई मित्र झुक गया तो उसकी फिर रीढ़ की हड्डी को महसूस कराने की बोल रहे हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि उसकी पीठ पर नीचे की ओर ले जाइए। आप के द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। आपके द्वारा जो अनुभव की जाने वाली संरचना है तो वो क्या है दोस्तों? मेरुदंड है, ठीक है दोस्तों। मेरुदंड को महसूस करने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए मेरुदंड इसी को कहते हैं, इस प्रकार की। यहाँ ये गर्दन से नीचे की ओर ले जाएंगे तो हमें ये महसूस होगी, ठीक है। ये वहाँ उसके कमर तक आएगा भाग, है ना। तो मेरुदंड है। आगे कह रहे हैं मेरुदंड है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं दोस्तों। यह है मेरुदंड, अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। अस्थियां यानी कि हड्डियां, ठीक है।
से बना है? मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। मेरुदंड जो है 33 कशेरुकाओं का बना होता है। इसमें 33 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, आप गिन भी सकते हैं दोस्तों। अब इसमें शायद नहीं दिया गया हो पूरा, ठीक है, लेकिन 33 होती हैं दोस्तों। इसको गिनते हैं एक बार, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 33 नहीं दी गई, लेकिन होती हैं दोस्तों 33 ही, ठीक है। 33 33 कशेरुकाओं का बना होता है, ठीक है दोस्तों। चित्र 8.11 में देखें, ये देखिए 8.11 में बोल रहे थे, ठीक है, यही कशेरुका है दोस्तों, यही मेरुदंड है तो, ठीक है। आगे कह रहे हैं पंजर पिछलियाँ पंजर सॉरी पसली पिंजर भी बच्चे क्षेत्र इन अस्थियों से जुड़ा होता है। जो पंजर सॉरी पसली पिंजर भी बच्चे क्षेत्र की इस अस्थियों से जुड़ा होता है। इन्हीं से जो हमारा जो पंजर सॉरी पसली पंजर है, मैं बार बार भूल रहा तो पंजर बोल रहा हूँ तो, लेकिन पसली पिंजर बोल रहे हैं सही शब्द, ठीक है। पसली पिंजर इसी से जुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना हो, यदि मेरुदंड एक ही अस्थि का बना हो तो क्या आपका मित्र इस प्रकार झुक सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे कह रहे हैं अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। देखिए क्या यहाँ क्या क्या एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं। अपने दोस्त को खड़े होकर किसी दीवार में धक्का देने को बोल रहे हैं। दीवार को धक्का लगाने को कहिए, उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करिए। क्या आपको उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? तो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी उन्हें, ये देखिए इस प्रकार की हड्डियां दिखाई देंगी जिन्हें हम बैक कहते हैं, ठीक है। ये कंधे की अस्थियां दोस्तों, जो कंधे पे होती हैं ना, वो दिखाई देती हैं, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.12 में देखें, ये 8.12 में चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना स्रोती संधि अस्थियां हैं। ये संरचना स्रोती अस्थियां है दोस्तों। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाई जाती हैं दोस्तों। ये बॉक्स के समान ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाई जाती हैं दोस्तों। ये इस प्रकार की अस्थि बता रहे हैं। अमाशय यानी कि हमारे पेट के नीचे ये संरचना बनती है दोस्तों। कौन सी संरचना बनती है? तो ये वाली संरचना, ये देखिए, जिनमें यहाँ पर ये देखिए ये वाला और ये वाला हिस्सा पैर का जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। मतलब फीमर जो हमारी पैर की हड्डी सबसे बड़ी वो जुड़ी हुई है, ठीक है। कह रहे हैं अंगों की रक्षा करता है, जो आपकी अमाशय के नीचे पाई जाने वाली विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। क्या? तो ये यही बॉक्स, ठीक है। यह कुल्ली वाला यह वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ सकते हैं। ये कोई इसी सीख को हम टेक कर किसी जगह पे टेबल कुर्सी पर बैठते हैं दोस्तों, है ना। तो ये बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है दोस्तों। आपकी खोपड़ी है अनेक अस्थियों की एक दूसरे से जुड़कर बनी है दोस्तों, है ना, जुड़ने से बनी है। जो आपकी खोपड़ी है इसके बारे में बात चल रही है वो यहाँ पे, ठीक है। मानव खोपड़ी दोस्तों इस प्रकार की बोल रहे हैं। ये हमारे शरीर के एक मतलब जो वो हैं हड्डियाँ हैं दोस्तों, अस्थियाँ बोलते हैं जिसको, ठीक है। उनसे जुड़कर बनी हुई होती है, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। क्या करती है? तो इस खोपड़ी में हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, जैसे मस्तिष्क, ब्रेन, ठीक है, माइंड, है ना। तो ये हमारे इसी में सुरक्षित रहता है और ये खोपड़ी हमारे उसको सपोर्ट देती है, मदद करती है, ताकि किसी भी प्रकार की जो दुर्घटना होती है तो हमारा मस्तिष्क में मतलब क्षति नहीं होती और हमारा मस्तिष्क सुरक्षित बना रहता है। अगर इसमें ये इतना मजबूत मतलब खोपड़ी ना हो तो ये हमारा मस्तिष्क तो छोटी सी दुर्घटना में गिर जाएगा, टूट जाए, मतलब उसको बहुत ही बड़ी हानि हो जाएगी। और वो हमारी जब मस्तिष्क को हानि होती है तो हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है दोस्तों, है ना। या हो सकता है पागल भी हो जाए, हो सकता है कोमा में चले जाए, हो सकता है कि हमारा शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर दे, यानी कि हमें पैरालिसिस हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, तो मतलब एक लकवा बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, बहुत बहुत प्रकार की
एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। हमारी अगर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की हानि या विकृति हो जाती है तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। तो ये यहाँ पर आती है। अब हम बहुत सी अस्थियों एवं संधियों के बारे में चर्चा की। हमने बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं। कंकाल के अतिरिक्त कुछ अन्य भी अंग हैं दोस्तों, उनके बारे में देखते हैं। जो हड्डियों की इतनी कठोर नहीं होती और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपाधि कहते हैं दोस्तों, उपास्थि कहते हैं। अब दो वो से बोल रहे हैं, हड्डियों के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ ऐसी ऐसी अंग होती हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होती, लेकिन जिन्हें मोड़ा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और जिनको क्या कहते हैं, तो उपस्थि यानी कि अस्थि की अस्थि से सी उपस्थि। जैसे कि अपने कान को स्पर्श कीजिए, क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? नहीं। तो जिसे मोड़ा तो जा सकता है, लेकिन वो इतना कठोर नहीं है, ठीक है। 8.15 चित्र में, ठीक है दोस्तों, 8.15 में देखें। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है दोस्तों, इसमें उपस्थि होती है दोस्तों। तो वो इतने मतलब होती तो मसल सी है दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही नरम होती है और आराम से मतलब आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है, मतलब होती ही नहीं, वाकई में अस्थि नहीं होती, लेकिन फिर भी सपोर्ट लगता है उस पर, ठीक है। छोटी उपस्थि बोलती है, ठीक है। क्या आपकी उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपालिका एवं उसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? बिल्कुल होता है दोस्तों। तो अंतर क्यों महसूस होगा? क्योंकि वो मतलब लचीला है और वो मतलब छोड़ने पर वो अपनी पूरा आकार पुनः आकार में उसी आकार में आ जाता है दोस्तों, है ना। तो ये उपस्थिति का कमाल है दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं कि चित्र 8.16 में देखें। 8.16 को दोस्तों देखिए, यहाँ पे नीचे इसमें यहाँ ये कर्णपालिका है दोस्तों। तो ये बोल रहे थे कि क्या आपको ये ऊपर वाला हिस्सा ये इसमें छू रहे हैं इस प्रकार, और ये नीचे छू रहे हैं इस प्रकार में, दोनों में कुछ अंतर दिखा है? तो बिल्कुल अंतर है दोस्तों, है ना। वो थोड़ा थोड़ा हल्का इससे नीचे वाली से कपाल, ये इस वाले से ये 8.15 में और 8.16 में क्या अंतर है? तो एक 8.15 वाला ये हिस्सा थोड़ा मजबूत है, थोड़ा कड़क है, ठीक है। ये थोड़ा नरम है और लचीला है, अधिक लचीला है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि परंतु यह अस्थि औसत कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि है, शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है, हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमारे देखने हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं दोस्तों। बहुत सी अस्थि उपस्थि को हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना, और गति दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। करते भी हैं हम दैनिक क्रियाकलाप में क्या करते हैं दोस्तों, कोई ना कोई काम करते हैं तो किसी न किसी अस्थि उपस्थि और क्या तो संधि को मतलब मोड़ते या घुमाते हैं, है ना। और आगे कह रहे हैं कि मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए दोस्तों, बोल रहे हैं कक्षा 6 के छात्रों से। कंकाल का चित्र बनाइए ताकि बच्चों को मतलब ये चित्र बनाने में मतलब मदद मिली, और वो चित्र बनाने की कोशिश करेंगे और वो उसमें माहिर होंगे, है ना, और सीखेंगे तो आगे परीक्षा में उनको मदद मिलेगी, है ना। तो ये उनको वो बताया जा रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं, हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो हमारी जो हम विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अ, अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन कौन बनाता है? तो आइए इसका पता लगाते हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने के लिए कौन योग्य बनाता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी की अंगूठे से इसकी बाजू की कंधी को छूने का प्रयास कीजिए, बाजू के कंधे को। तो क्या कह रहे हैं कि मुट्ठी मुट्ठी बनाइए, अपने हाथ से मुट्ठी बनाइए, इसकी इसी बाजू की कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। तो कह रहे हैं कि जैसे कि मुट्ठी बना लेते हैं तो हमारी जो कलाई होती है, कलाई के थोड़ी ऊपर का हिस्सा यानी कोहनी की कोहनी और जो कलाई होती है उसके बीच का हिस्सा जो एकदम टाइट हो जाता है, तो वहाँ मसल्स होती हैं दोस्तों, उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। कह रहे हैं कि चित्र 8.17 में ये देखिए, यहाँ इसके बारे में बोल रहे थे। तो
अस्थि को गति प्रदान करने में दो दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं दोस्तों। ये पेशियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। ये ये पेशियां मतलब हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं हाथों से काम करने के लिए। तो ये देख लिया आपने। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरी हाथ से इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। इसे पेशी कहती है दोस्तों, यानी मसल्स। अस्थि वगैरह है जी, मसल्स वगैरह ये वो होती है, मसल्स कह सकती हैं, बोन कह सकती हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब एक दूसरे से जुड़े रहती है, ठीक है, तभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो हम किसी भी एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज हम अपनी किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते और ना ही उसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि दौड़ना, भागना, है ना, खेलना कूदना, ठीक है। हमारा अगर शरीर में ये अस्थि बोन हड्डी वगैरह ये काम नहीं करेंगी तो हम मतलब खेल कूद में कहाँ कैसे इन्वॉल्व हो पाएंगे, कैसे भाग ले पाएंगे, हमारे, है ना, शरीर ही काम नहीं करेगा। तो ये बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। कह रहे हैं संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। कब उभर आती हैं? तो जब मतलब एकदम इसको मतलब ऐसे करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी करती हैं, ये देखिए सीधा है, फिर इसको ऐसे करती हैं, ऐसे, तो ये उभर आती है। उभर आती है मतलब ये हमारी कहते हैं, जैसे कि कोई बच्चा होता है या जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले लोग एकदम देखते हैं जब शीशे आईने में खड़े होकर, तो वो क्या दिखते हैं, तो ये इन्हीं को ऐसे करके ऐसी बाहें होती हैं, हाथ पैर होते हैं, उनको इस प्रकार करके देखते हैं कि उनकी मसल्स किस प्रकार ग्रोथ कर रही है, किस प्रकार वृद्धि हो रही है उसमें, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसी बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम्म। हाँ, अब आप अपने हाथों को पूर्ण सामान्य स्थिति में लाइए, ठीक है, जैसे मतलब इस प्रकार लाइए, ठीक है, ये देखिए इस प्रकार, ठीक है, सामान्य स्थिति में लाइए। पेशी का क्या हुआ होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल हो जाएगी। चलती चलती अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार की संकोचन देखने को मिलता है। संकोचन यानी कि वो दबाव महसूस करते हैं। संकुचित यानी कि दबाव या मतलब अप डाउन होना, ठीक है दोस्तों। मतलब ऐसे कैसे समझाऊं, ऊपर उठना और नीचे दबना, ऊपर उठना नीचे दबना, ठीक है दोस्तों। या यूँ कह सकते हैं कि आगे पीछे होना, मतलब तो कोई भी आप एक्टिविटी समझ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें ये हो रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटी को आप संकुचन क्रिया कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है अथवा अस्थि को खींचती है दोस्तों। अस्थि को मतलब हड्डी को खींचती है, बोन को खींचती है, ठीक है दोस्तों। बोन हड्डी की बात है, ठीक है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशी को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। किसी अस्थि को गति करने के लिए तो पेशी को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है, ठीक है। मसल्स और हड्डियों को दोनों को ही काम करना पड़ता है संयुक्त रूप से, ठीक है दोस्तों। और ठीक है, आगे कह रहे हैं, जब दो पेशियों से में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है दोस्तों। वही दोस्तों, ये पेशियां एक दूसरे से जब हम किसी हाथ चीज़ को पकड़ते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो हमारी एक पेशी खिंचती है और एक पेशी ऊपर जाती है, ठीक है दोस्तों। मतलब एक खिंचती है, एक मतलब दबती है ना, तो वो उस प्रकार हम कार्य कर पाते हैं ना। और बीच में हम वो वहाँ पे हमारे कोहनी में जॉइंट लगा होता है, तो वो हमें चीज़ों को मोड़ने में मदद करता है हम, ठीक है। मतलब वो हड्डियों को, जॉइंट को मोड़ने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर थी युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अब अस्थि को विविध दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्ण स्थिति में खींचती है। तो वही दोस्तों जो मैंने बताया अभी, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है, पेशी केवल खींच सकती है दोस्तों। ये पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का दे सकती है, अथवा अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है दोस्तों, ठीक है। चित्र 8.17 में, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर बता रहे हैं ये, ठीक है। वो देख लिया ऊपर, उसमें वही था दोस्तों। क्या क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? क्या गति करने के लिए हमेशा अस्थि और पेशियों की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है दोस्तों। दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल अस्थियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, हाँ, ठीक है। देखिए बिल्कुल मतलब सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन कुछ अपवाद भी होती है दोस्तों, ठीक है।
तो उनके बारे में पढ़ते हैं। केंचुआ अथवा घोंगी, घोंगी में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं में गति का अध्ययन करते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ जीव जंतुओं में गति का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार की गति होती है। जंतुओं की चाल। केंचुआ, केंचुआ पर प्रयोग हो रहा है दोस्तों। क्रियाकलाप 5 है। बगीचे में वो चलती हुई एक केंचुआ का परीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक लिस्टर पेपर पर रखिए दोस्तों। इसे प्लस अच्छा नॉर्मल पेपर हो, लिस्टर पेपर हो या कुछ भी, उस पर रखिए। इसकी गति का परीक्षण कीजिए। चित्र 8.18 में देखते हैं। ये इस पर आती है, देखिए ये केंचुए की गति दोस्तों। ये दोस्तों पहले केंचुआ ऐसा होगा, ये देखिए ना। नहीं, ये पहले एक नंबर ये दिख रहा है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, सॉरी सबसे बड़े का ये बीच में, ये एक नंबर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये फिर ये ऐसे तन मतलब खिंचाव होगा इसके शरीर में, फिर ये ऐसे आएगा, फिर उसके बाद फिर ये होगा, ये इधर जा रहा है ना, ये अपने आगे वाली शरीर को खींचेगा, फिर ये उसमें जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आप समझ रहे हो किस प्रकार चलता है। आप ये देखिए इसके शरीर को। ठीक है, तो ऊपर दोस्तों ये यहाँ पे, इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़ी, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? बिल्कुल होगी, क्योंकि चिकनी सतह पर वो चलने में थोड़ा मतलब कम सहज महसूस करेगा, मतलब उसको ज़्यादा चलने में आसानी नहीं होगी, है ना। ऊपर दो दो ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है दोस्तों? तो वो पेपर पर चलना आसान मतलब महसूस करेगा। ठीक है, आसानी से चल पाएगा पेपर पे। आगे कह रहे हैं केंचुए का शरीर एक शरीर को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि केंचुए का शरीर किस प्रकार देखने में लगता है? तो अ, अ, क्या कह रहे हैं, एक दूसरे से सटाकर रखे गए छल्लों से बना प्रतीत होता है। छल्ले यानी कि जो मतलब होते हैं ना, कोई भी छल्ला ले लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा कभी, तो मतलब जैसा कि आप क्या चीज़ बताएं, कोई उदाहरण मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कोई ठीक सा, जैसे हम आपको उससे समझा सकें। जैसे कि कोई छल्ले होते हैं दोस्तों, तो वो मतलब उनका ऐसा लगता है कि केंचुआ भी किसी छल्लों से, अनेक प्रकार की छल्लों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने देखा हो अपने घरों में कहीं बाथरूम या जो जिस पर हम सुबह मुंह हाथ धोते हैं, तो जो ब्रश वगैरह करते हैं, वो आईने आना लगा होता है, जिसे हम सिंक बेसिन बोलते हैं या सिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो सुबह सुबह हम जिसमें मुंह धोते हैं, जिसके सामने आईना खड़ा लगा होता है, नल अक्सर आप नल के नीचे जो लगा होता है ना पाइप, जो रोल कर लिया जाता है, खींचा जा सकता है और उसको दबा दिया जा सकता है। पाइप आपने देखा होगा दोस्तों, भाइयों मित्रों, तो उस पाइप के ही आकार का होता है केंचुआ। ठीक है, वो भी छल्ले जैसी आकार का बना होता है। ठीक है, मैं उसको आप अगर मैं आपको वो उदाहरण सही दे पाया हूँ तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया आप लोगों को तो कोई उसके लिए सॉरी। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि केंचुए में के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च आगे के शरीर के पश्च भाग को भूमि से जकड़ी रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है दोस्तों। इस प्रकार चलता है। इसके पश्चात वह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इसी प्रक्रिया के अ, अ, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे चलता है। इसके शरीर में चिकनी पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं दोस्तों। केंचुए के शरीर में क्या होता है, तो चिपचिपा पदार्थ भी लगा होता है, वो रिलीज होता है उसके शरीर से, वो उसको चलने में और मदद करता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने शरीर को शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार से टिकाता है, तो वो उसी प्रकार से उसके शरीर को मतलब छल्ले के आकार का होता है, जैसे यहाँ पे बता दिया ना आप किस प्रकार चलता है। ठीक है, आगे के शरीर को मतलब किसी ज़मीन पर चिपका देगा, तो और फिर पीछे के शरीर को स्वतंत्र कर देगा, फिर आगे के शरीर को खींचेगा और चिपका देगा किसी ज़मीन पर, मतलब चिपकाता नहीं वो, मतलब वहाँ पे मतलब ठीक से स्टेप कर देता है, मतलब वहाँ पे अच्छे से सटा देता है, लगा देता है और पीछे के शरीर को स्वतंत्र कर देता है ना। ये मतलब इस प्रकार चलता रहता है। आप देखते होंगे, आप मतलब इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना ये हमारी परीक्षा में आने वाली है, फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए।
अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहे हैं यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन में किस प्रकार से टिकाता है। इसके शरीर के छोटे छोटे अनेक सूल बाल जैसी आकृतियाँ होती हैं जी। ये सूल पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक बोल रहे हैं, सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुए वास्तव में अपनी रास्ते में आने वाली मिट्टी को खा जाते हैं। उसके शरीर अनपक्षी पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ये केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिसके पौधे का फायदा होता है। तो दोस्तों इसीलिए किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों आपको अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में बहुत ही मदद करती है दोस्तों, है ना। आगे कह रहे हैं क्रियाकलाप घोंघा पर करते हैं। घोंघा, ठीक है, किसी बगीचे में घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आप अपनी इसकी पीठ पर गोल संरचना देख रहे हैं। चित्र 8.19 में देखें तो 8.19 में ये देखिए, ये संरचना है घोंघे पर, ठीक बनी हुई, ठीक है। इसी कवच कहते हैं। और यह घोंघे का बाह कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एक एकल 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 एकक होता है दोस्तों। ये जो कवच होता है घोंघे का एकल एकक होता है, मतलब इसमें एक ही आकृति होती है, ठीक है, ये कवच। और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता दोस्तों। ये घोंघे में चलने में कोई सहायता नहीं करता, वैसे ही लगा होता है। यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है दोस्तों। घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर इसकी परीक्षण कीजिए दोस्तों। घोंघे को कांच की पट्टी पर रखकर इसका परीक्षण करने को बोल रहे हैं, ठीक है। जब यह चलना प्रारंभ करी तो सावधानी से कांच की पट्टी को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने की ढंग का परीक्षण कीजिए दोस्तों। मतलब बोल रहे हैं कि जब कांच पर वो घोंघा चले तो उसको धीरे से ऊपर मतलब करके देखें, कुछ नहीं करना, ऊपर देखना है बस, ऊपर करके, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर करके दिखे, ठीक है। ये इस पे इधर आते हैं अब, ठीक। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी मोटी संरचना इसका पाद पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। तो दोस्तों कह रहे हैं कि ये जो मोटी जो पाद संरचना हुई, मांसल संरचना, वो उसका पैर वगैरह होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी सहायता से ही वो चल पाता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं, हाँ इधर यहाँ पे थे। इसका पाद यानी पैर जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। कह रहे जो कांच की प्लेट पर हम उसको चलते देख रहे थे, उसको थोड़ा एक और झुकाइए, ठीक है। पाद पैर को ही पाद बोलते हैं दोस्तों। की लहरदार गति दिखाई देती है, लहरदार गति दिखाई देगी, ठीक है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी। तो घोंगा और केंचुए की गति में काफ़ी फर्क मिलेगा देखने को आपको दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों। हाँ यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप देखते हैं तिलचट्टा, ठीक है दोस्तों। तिलचट्टा क्रियाकलाप 7। किसी कॉकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए, ठीक है। चित्र 8.20 में, ठीक है दोस्तों, दिखाया गया है। कहाँ है ये देखिए, ये ये तिलचट्टा, ऐसे जिसको कॉकरोच बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, ठीक है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करती हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है। ये इसका शरीर होता है, इसमें 6 पैर होती हैं दोस्तों तिलचट्टे के दोस्तों, यहाँ दिखाए गए हैं, ठीक है। और उसका शरीर कठोर बना होता है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इसके कारण गति संभव हो पाती है, मतलब जिसकी जो संरचना है इसी के कारण ये चल पाता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आगे देखिए, बच्चे से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। जो इसका जो बच्च होता है शरीर, इससे 2 जोड़े पंख भी होती है। 2 जोड़ी यानी कि 4 पंख होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले पैर संग 4 नहीं, 2 ही होती होंगी वैसे, 2 जोड़ी बोल रहे हैं ना, तो 4 हो सकती है, ठीक है। अगले पैर संकरी और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं दोस्तों। अच्छा, अगली पैर जी सक्रिय दिखा रहे हैं, छोटी छोटी दिखा रहे हैं, और बड़े पैर पीछे है, ठीक है दोस्तों, होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां पेशियां उन्हें चलने में सहायक करती हैं। बच्चे की पेशियां उन्हें तिलचट्टे को उड़ने में सहायक
उड़ने के समय उसके पैरों की गति देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ही प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है, चल भी सकता है, दौड़ उड़ भी सकता है दोस्तों, है ना। तो ये काफ़ी मतलब चीज़ों से संपन्न है दोस्तों। आगे कह रहे हैं पक्षी, पक्षी के बारे में देखते हैं। क्रियाकलाप 8 पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसी कुछ पक्षी जल में तैर भी सकते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कोई ज़्यादा विशेष सुविधाएं मतलब विशेष पॉइंट नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि उनके शरीर अनुकूल होता है, ठीक है, उड़ने के लिए। आगे कह रहे हैं उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी जो अस्थियां होती हैं उनकी उनमें वायु प्रकोष्ठ होती है, यानी कि वायु के भरने के लिए खाली जगह होती है उनकी पंखों में। ठीक है, ताकि उनमें वायु भर जाए और वो आराम से उड़ सके। ठीक है दोस्तों, यानी कि जैसे कि हमारे जो लोग होते हैं जो उड़ने की कोशिश करती हैं, पैराग्लाइडिंग करती हैं, तो वो क्या करते हैं नकली पंख पर लगा लेते हैं। तो क्यों लगाते हैं? ताकि उसमें वायु का भरा जा सके। और मतलब वायु वैसे नहीं जैसे कि किसी गुब्बारे में भरती है, ऐसे नहीं, उसमें उसके नीचे वायु आ सके, वायु को वो फिर उस पर वायु को काट सके, है ना। और आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि वायु पर वो पकड़ बना सके। ठीक है, आगे देखिए वायु प्रकोष्ठ बोलते हैं उन्हें। ठीक है, हाँ, जिनके कारण उन्हें मदद प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं दोस्तों। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं दोस्तों। पीछे के पैर होते हैं दोस्तों वो। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षियों के पंख बनाती हैं दोस्तों। जो आगे के पैर होते हैं दोस्तों, असल में दोस्तों आपने कभी नहीं देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा, आज आपको इस चीज़ जानने को मिल रही है, या जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वैसे कोई इशू नहीं है। ठीक है, असल में जो पैर होते हैं ना पक्षियों की, वो पक्षियों की आगे के पैर होते हैं, या यूं कहे हाथ होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे के पैर ही मानते हैं वैसे। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रूपांतरित होकर पक्षियों के पंख बन जाते हैं। ठीक है, वही आगे के पैर होते हैं, वो रूपांतरित होकर धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में उनकी पैर बन गए हैं। ठीक है, तो वैसे वो भी जमीन पर ही रहती होंगी। आगे कह रहे हैं कि कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। बच्चे की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जगड़े रखने के लिए अब विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं, जो कंधे की गर्दन वाला हिस्सा होता है मजबूत होता है तभी तो। और बच्चे की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जगड़े रहती हैं। जो बच्च होता है शरीर उनका, या यूं कहे कंधा, जो हमारा शरीर कंधा होता है, वो क्या करता है, तो जो पंखों की अस्थियां होती हैं उनको जकड़ी रहती हैं ताकि वो टूट कर गिर ना जाए। वैसे अगर भारी भारी पक्षी होते हैं वो किसी चीज़ को लेकर भी उड़ जाते हैं कभी कभी, तो टूट नहीं जाएंगे पर, है ना। तो ये आगे कह रहे हैं हाँ, जकड़े थे रूप से रूपांतरित हो जाती हैं। बच्चे की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों की को जकड़ी रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है दोस्तों। ये 8.1 देखिए, ये वाला ही एक चित्र पक्षी का कंकाल। ठीक है, इस प्रकार का होता है। ये यहाँ बच्चे होता है, ये इसको पंख को जकड़े रहता है ठीक से, और ये मजबूत कंकाल होता है दोस्तों, है ना। और बाकी ये देखिए देखिए दोस्तों, आगे पीछे के पैर है और ये आगे के पैर ही होते हैं। ठीक है, ये रूपांतरित होकर ये पैर बन जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए क्रियाकलाप 9, मछलियों को मतलब मछलियों का किस प्रकार चलना होता है, पानी में तैरना होता है, वो देखिए। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि इसकी नुकीला भाग आगे की ओर रहे, जिसे धीरे धीरे धक्का दीजिए। ठीक है, 8.22 ए में, ये देखिए 8.22 ए में देखिए, ये वाला, ये आगे का नुकीला भाग आगे है और ये धक्का देने को बोल रहे हैं। ठीक है, क्या यह जल आगे की ओर तेजी से, या क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जा रही है, जाती है, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक तो हो गया था। ठीक है, अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वे चौड़ी ओर से जल में जाए। चित्र 8.22 बी में दिखना है, यहाँ पे देखिए, ये चौड़ी ओर से जा रही है, नहीं जाएगी ना, मतलब उसको ऐसे सीधे से धक्का दे रहे हैं, पहले जर से धक्का दे रहे हैं, ये देखिए पकड़ कर। ठीक है, इस ओर दे रहे हैं धक्का, है ना, और फिर इसमें इधर हो रहे हैं, मतलब सीधे सामने दे रहे हैं, तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि वो काटेगी नहीं ना जल को काटने के लिए उसको वो चाहिए ना स्पेस। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चलती है? नहीं चलेगी। क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति है काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है? बिल्कुल होती है। 8.223 में देखें, ये देखिए ये। ठीक है, इसी प्रकार मछलियाँ चल पाती हैं। ठीक है, मछली
पतली मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। क्या कह रहे हैं? मछली का जो सिर होता है एवं पूंछ बीच के भाग से पतला और नुकीला होता है ना। आगे कह रहे हैं शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। ये जो आकृति होती है मछलियों की क्या कहलाती है? धारा रेखी है ना। धारा की दिशा में रेखा बनाकर चलती है ना। तो ऐसे ही समझ सकते हैं आप, ठीक है। धारा में अच्छे से हम आसानी से चल सके इस प्रकार, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पे इसकी विशेष आकृति के कारण यह इधर उधर बाहर बहकर निकल जाती है दोस्तों मछली, इसकी यह विशेष आकृति की वजह से, ठीक है। और मछली जल में सरलता से तैर सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति इस प्रकार बनाई गई है ना। और उसके फिर ऊपर से उसके पर भी है, जो पर उसको मतलब जल पर मतलब पकड़ बनाने में मदद मदद करती है, ठीक है दोस्तों। जल को काटते हैं वो जल्दी जल्दी। और मछली सरलता से जल में तैर सकती है, ठीक है। मछली का कंकाल पृष्ठ दृढ़ पेशियों से ढका रहता है दोस्तों। जो मछली का कंकाल होता है दृढ़ पेशियां यानी कि बड़ी मसल से ढका होता है ना। हड्डियां भी कह सकते हैं। हड्डियां उसके शरीर को फ्रेम देती हैं, मतलब उसी शरीर को सपोर्ट देती हैं, ठीक है। लचीला होता है काफ़ी। आगे कह रहे हैं तैरने की प्रक्रिया में मछली शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली चित्र 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है और तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में उड़ जाती है। इससे उसको एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है, ठीक है। अगर मछली की पूंछ ना हो दोस्तों तो उसको चलने में काफ़ी दिक्कत भी आएगी, है ना। तो ये दोनों ही काम करते हैं एक दूसरे को वो करने में। मछली की पूंछ उसको चलने में मतलब तैरने में मदद करती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जो इससे एक झटका, हाँ यहाँ तक हो गया। इस प्रकार की क्रमिक ताल में इस प्रकार की क्रमिक ताल में मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पख इस कार्य में उसकी सहायता करती हैं दोस्तों, है ना। ये देखिए मछली की चाल बता रहे हैं दोस्तों, है कितना बढ़िया चित्र बनाया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, ठीक है। इधर आगे देखते हैं। मछली के शरीर पर और भी पर पख होती हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारित करने में सहायता करती हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इस पखों की सतह की विशेष अरित्र मतलब फ्लीपर पहनते हैं, मतलब स्लीप मतलब चप्पल जैसा पहन नहीं लेते, जूते जैसा। वो एक पंख जैसा लगा लेते हैं जो गोताखोर अक्सर बड़ी बड़ी समुद्रों में तैरने के लिए जाते हैं, तो ठीक है ना। जो इन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं ना। तो आपने देखा होगा किसी जगह, ठीक है। नहीं देखा तो अभी मतलब ये देख सकते हैं आप मोबाइल वगैरह में या टीवी वगैरह पे कहीं, तो आपको पता पड़ेगा। डिस्कवरी चैनल में अक्सर दिखाया जाता है। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे चैनल आते हैं ना, उनमें दिखाया जाता है कि गोताखोर किस प्रकार जूते से पहन लेते हैं ना, पंख से लगा लेते हैं पैरों में, ठीक है। समझ गए आप। आगे देखिए सर्प कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चित्र 8.525 में देखें। ये देखिए इस प्रकार चलता है सर्प, क्योंकि यही मतलब चाल उसको तेजी से चलने में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, भी परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे एक दूसरे दूर ही क्यों ना हो, पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। जो पेशियां होती हैं मेरुदंड और पसलियों को एक दूसरे से जोड़े रखती है, ठीक है दोस्तों। मेरुदंड यानी कि वो उनकी लीड की हड्डी होती है, जो इंसानों में भी होती है रीढ़ की हड्डी, ठीक है वो। और पसलियों की त्वचा को एक दूसरे से जुड़ा रहता है, कौन? मांसपेशियां, ठीक है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में जुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर उस अनेक वलय बनाता है। उसका शरीर जो अनेक वलय बनाता है और इस प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से गति बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, सीधा नहीं चल सकता। कोई भी सर्प होगा दोस्तों सीधा नहीं चल सकता। अगर उसको जितनी तेज चलना होगा वो उतनी ही बलय बनाएगा, मतलब उतना ही ऐसा ये इधर है, उतना ही ये टेढ़ा मेढ़ा अधिक होगा, ठीक है। और धीमे चल रहा है तो वो कम टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है। तो बलय है उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है दोस्तों, है ना। उसकी स्पीड बलयों पर डिपेंड करती है, ठीक है दोस्तों। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों की विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों की पिटारी में विभिन्न जंतुओं की गति से संबंधित अनेक प्रश्न हैं, मतलब उनके मन में। पटारा मतलब मन मन बोल रहे हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के प्रश्न उठ रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक
गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपनी आप से ऐसी अनेक प्रश्न पूछे थे। तो दोस्तों एक दार्शनिक है दोस्तों, तो वो कहाँ के हैं, तो ग्रीक यानी ग्रीस के, ठीक है। तो उन्होंने भी जब उन्होंने पुस्तक लिखी थी दोस्तों, वो कौन सी पुस्तक है, तो गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है दोस्तों। तो उसमें भी उन्होंने खुद से ये प्रश्न किए थे कि पक्षी क्यों उड़ती हैं, क्यों चलती हैं, क्यों तैरती हैं, ये है ना, क्यों भागती हैं, दौड़ती हैं, क्या मतलब, ये सभी उन्होंने भी खुद से भी प्रश्न किए थे, ठीक है दोस्तों। तो विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भागों में विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग होते हैं दोस्तों। यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं। विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, जो अनेक प्रकार की मछलियों की शरीर की आकृति किसी अलग होती है, सर्प की आकृति किसी प्रकार की अलग होती है ना, पक्षियों की आकृति किसी प्रकार की अलग होती है दोस्तों, है ना। तो ये अलग अलग होती है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होती हैं दोस्तों। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, क्यों होती हैं। बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों। हमारे पैरों की मुड़ने का ढंग हमारी हाथों की तुलना में अलग क्यों है। तो हमारी पैर किस प्रकार मुड़ती है और हाथ किस प्रकार मुड़ती है, तो ये इनका मतलब मुड़ने का, घूमने का तरीका अलग अलग क्यों है दोस्तों। तो वो क्योंकि उनकी कार भी तो दोस्तों अलग है, ठीक है। इसीलिए ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, या कुदरत ने बनाया है। हम दोनों ईश्वर और कुदरत को दोनों ही को ही मानते हैं दोस्तों। अगर कुदरत को ना माने तो ये भी गलत होगा, ईश्वर को ना माने तो ये भी गलत होगा दोस्तों, वैसे ठीक है। आगे देखिए, दोनों ही अपनी जगह पर पूरी तरह से सटीक है, ठीक है दोस्तों, हैं, कुदरत भी है, ईश्वर भी है, ठीक है। इसके अधिक इतनी अधिक प्रश्न संभवतः अपनी क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के ऊपर प्राप्त करने का प्रयास किया है दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि इतनी अधिक प्रश्न संभवतः अपनी क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के ऊपर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो दोस्तों ये और प्रश्न खोजनी है दोस्तों, तो हमें आगे मतलब देखेंगे क्या है। तो यहाँ कुछ दिया गया देखेंगे, पहले इसको देखते हैं क्या है। तो ये बेहद बेहतर जीवन के लिए योग प्राचीन प्राचीन भारतीय परंपराओं का एक अमूल्य उपहार है दोस्तों। जी योग है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है लोगों के लिए, परंतु आजकल लोग करते कहाँ हैं, लोग योग करते ही नहीं हैं, तो गलत है ना। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है। मेरुदंड दोस्तों क्या होता है, तो लीड की हड्डी दोस्तों, है ना, सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिससे आप स्वयं का वजन उठाते हैं दोस्तों। योग में ऐसी भी मुद्राएं दोस्तों, वो उनको विकसित करना पड़ता है दोस्तों, काफ़ी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, काफ़ी मन लगाकर क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो खुद का ही वजन उठा सकते हैं दोस्तों, है ना, खुद से ही। जिससे अस्थियाँ मजबूत होती है दोस्तों, ठीक है। वो और मतलब ऐसे ऐसी ऐसी योग हैं दोस्तों, जिनको करने से हमारे शरीर में मजबूती आती है, ठीक है दोस्तों, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ठीक है। और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं दोस्तों। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, तो एक हड्डी विशेषज्ञ सॉरी हमें हड्डियों का एक रोग होता है दोस्तों, जिससे हमारे शरीर को योग के द्वारा बचाया जा सकता है, खुद हम, है ना, बच सकता है हमारा शरीर, ठीक है। आगे कह रहे हैं, ये जोड़ों की दर्द को कम करता है दोस्तों। योग से हमारी जोड़ों में जो दर्द होता है, बोन मतलब जॉइंट पेन होता है दोस्तों, उसमें भी मदद करता है दोस्तों। उसमें मतलब जॉइंट पेन को दूर करता है, ठीक है, योग। अगर योग करने वाला व्यक्ति होगा तो उसके शरीर में हड्डियों में दर्द कम होगा, जॉइंटों में, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जिससे यह अधिक दक्षता से कार्य करता है, जिससे कोई भी व्यक्ति हो जो योग करता होगा तो वो अच्छे से कोई भी काम कर सकेगा, है ना, उसका शरीर मजबूत और स्वस्थ होगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं, कुछ योग आसन ऐसे हैं जैसे कई प्रशिक्षित व्यक्ति को देख रेख में ही किया जाना चाहिए। बहुत से योग दोस्तों ऐसे हैं योग आसन, उनको मतलब ट्रेनर के द्वारा ही किया जाना चाहिए दोस्तों, या कोई प्रशिक्षित व्यक्ति है जो टीचर टाइप के हैं, जो पहले से योग कर रहे हैं या योग में मतलब निपुण है, ठीक है, उनकी मतलब सामने ही करना चाहिए, ताकि हमें उसमें हानि ना हो और दिक्कत ना हो, हमारा शरीर कहीं टूट फूट ना हो, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, एक प्रमुख शब्द है दोस्तों, मेरुदंड है, कंदुल खल्लिका संधि है, सूक है, उपाधि उपास्थि है दोस्तों, गुहिका है, अचल संधि है दोस्तों, जंतु की चार है, हिंज संधि है दोस्तों, ठीक है। और ये देखिए, पेशी, बाहो, कंकाल, श्रोणी अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली, पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखी है, ठीक है दोस्तों। तो ये शब्दावली हैं, आप यूट्यूब गूगल से कहीं इनको सर्च करके दोस्तों आप इसको अपने नोटबुक में लिख लें दोस्तों, है ना, ताकि ये आपको मदद करेंगे दोस्तों, ठीक है।
और आगे यहाँ पे क्या है तो उसको भी देखते हैं। सारांश, अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है दोस्तों, और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। क्या कंकाल, ठीक है दोस्तों। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों एवं बच्चे की अस्थि, कंधे एवं सुरुड़ी, मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है दोस्तों। क्या मानव कंकाल किन किन चीज़ों से बनता है तो खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, बच्चे की अस्थियों, कंधों की एवं सुरुड़ी, मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से बनता है। क्या पूरा मानव का कंकाल, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। पेशियों की जोड़ों में एकांतर क्रम में सिकुड़ती एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं दोस्तों। जो पेशियों की जोड़ी होती हैं उनका एकांतर क्रम में फैलना और सिकुड़ने की वजह से हम मतलब कोई कार्य कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उन संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। क्या करें, अस्थि की संधि अनेक प्रकार की होती हैं, उन संधि की प्राकृतिक गति एवं दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहे हैं कि हाँ, पक्षियों की अस्थियां एवं पेशियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ती है, ठीक है दोस्तों। आप जानते ही हैं ये सब। मछलियां शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं दोस्तों, है। सर्प अपने शरीर की दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाती हुई भूमि पर वलयाकार गति करता है, आगे की ओर फिसलता है और बहुत आसानी अस्थियां एवं उसकी जुड़ी पेशी उनसे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। आगे कह रहे हैं तिलचट्टे का शरीर पैर कठोर आवरण से ढका होता है जो बाघ कंकाल का बना होता है। बच्चे की पेशियां तीन जोड़ी पैरों एवं दो जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं दोस्तों। तो ये भी आप जान गए क्या है। तो अगर आप नहीं जाने तो उसको एक बार देख लें, अच्छे से समझ लें तो पता पड़ेगा क्या ये जीव जंतु किस प्रकार चलते हैं, ठीक है। कैंचियों की गति शरीर की पेशी के बारी बारी से विस्तृत एवं संकुचन से होती है। गति की सतह पर सूक्ष्म कैंचियों को भूमि तक पकड़ बनाने में सहायता करते हैं। घोंगा पेशीपात की सहायता से चलता है दोस्तों। तो ये जीव जंतु कौन सा किस प्रकार चलता है, आप एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इनको अच्छे से रट लें ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा जीव किस प्रकार चलता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो ये कुछ नहीं बचा दोस्तों, ये कक्षा 6 के छात्रों के लिए है, उनके लिए क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, ताकि वो अपनी मतलब परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों के आंसरों के जवाब देकर पास हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पूरी देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।